everyone, once again welcome back to Life Science with Pratibha. Guys, I hope you all are doing good. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन का जो सीरीज हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था WBCs और RBCs इन डिटेल, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां जाके वॉच कर सकते हैं। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे या एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल पे, विच इज प्लेटलेट। अब जाहिर सी बात है, इसको सेल बोलना तो ठीक बात नहीं होगी, बिकॉज प्लेटलेट इज नॉट अ सेल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्लेटलेट सेल नहीं है? बिकॉज इसके पास ना तो न्यूक्लियस है और ना ही ये डिवाइड कर सकता है खुद से, पर ये जिस सेल से आ रहा है उसके डिवीजन से ही हमें प्लेटलेट्स मिल रहे हैं। बट दिस इटसेल्फ इज नॉट अ सेल बिकॉज इट हैज नो न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट एबल टू डिवाइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। यस गाइस, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं कि दो वर्ड से मिलके बन रहा है, थ्रोम्बो एंड साइट्स। तो थ्रोम्बो का मतलब हम लोग देखें तो दैट इज थ्रोम्बस। अब भला ये थ्रोम्बस क्या चीज है? तो इसी थ्रोम्बस को हम क्लॉट के नाम से भी जानते हैं। एंड साइट इज सेल। अभी हमने बोला था कि प्लेटलेट एक सेल नहीं है, पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ओरिजिन या फिर इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक ऐसे सेल से हुआ है जो खुद ब खुद डिवाइड होके आया है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसकी शेप के बारे में। तो प्लेटलेट इज हैविंग अ बाइकॉन्वेक्स शेप, जबकि जो हमारा आरबीसी था, अगर आपको याद है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर वॉच किया हुआ है आरबीसी वाला, तो आपको पता होगा कि आरबीसी की शेप होती है बाइकॉन्केव, whereas platelets they are having a biconvex shape। तो अब जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में ये प्लेटलेट्स आखिर मिलते कहाँ हैं। तो इनकी लोकेशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर्स, पेरिफेरल ब्लड, और यू कैन कॉल इट एज ब्लड स्मीयर्स। और इसी प्लेटलेट का 1/3 पोर्शन ऐसा होता है जो कि छुपा होता है। तो अगर आपको पता है कि कहाँ छुपा होता है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, वरना आपकी इंफॉर्मेशन को एनहांस करने के लिए मैं तो यहाँ पर हूँ ही। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो 1/3 पोर्शन है गाइस, वो छुपा होता है आपका हिडन इन द स्प्लीन, हिडन इन द स्प्लीन। तो इसी को हम बोलते हैं कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन में हमारे प्लेटलेट्स का काउंट होता है बहुत ही कम, यानी कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि वी हैव अ लो प्लेटलेट काउंट। और इस कंडीशन को यहां पर हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगली, स्प्लीनोमेगली। क्यों? क्योंकि ये स्प्लीन में छुपे हुए हैं, ओनली 1/3 पोर्शन। अब भाई ये प्लेटलेट्स हम बोल रहे हैं किसी सेल से तो डिवाइड होके आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सेल है और वो सेल कहां पर बनता है हमारी बॉडी के अंदर? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बोन मैरो का नाम तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा गाइस इसका स्ट्रक्चर रहता है। सो दिस इज आवर बोन मैरो, एंड बोन मैरो के अंदर होते हैं हमारे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, एंड दो सेल्स आर नोन एज मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। अब भाई साहब, अब वो यही सेल है मेगा कैरियोसाइट जो कि फर्दर डिवाइड करेगा। तो अब ये सेल कैसा दिखता है, आइए देख लेते हैं। सो वी हैव दिस सेल, एंड इस सेल के अंदर होता है लोबेटेड न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो कुछ ऐसा लोब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा होगा। सो दिस इज अ सेल एंड इट इज हैविंग अ लोबेटेड न्यूक्लियस, लोबेटेड न्यूक्लियस। तो यही सेल है जो डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू द प्लेटलेट्स। अब क्या होगा? सेल है, न्यूक्लियस है, अब डिवाइड हो रहा है, पर जो प्लेटलेट्स है हम बोल रहे हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेल डिवाइड होगा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से जितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा और इसके साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन से जितना भी कंटेंट निकलेगा, सिर्फ वो ही पोर्शन ऐसा होगा जो आगे जाके प्लेटलेट्स को बनाएगा। यही कारण है कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि आखिर इन प्लेटलेट्स में होता क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्यों? क्योंकि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे, हम बोल रहे थे मेगा कैरियोसाइट सेल से आ रहा है, तो उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा हम बोल रहे थे कि उसके साइटोप्लाज्मिक पार्ट से भी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है उसके स्ट्रक्चर में। सो दीज बोथ आर द मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। तो अभी देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या रहता है। सो वी हैव, क्या है देख 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 के बता दे किस पे थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड कवर्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन GP1B, GP2B, 3A, 3A। वी हैव तक बोला था ना मैंने। सो वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सभी को पता है कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब लिपिड बाइलेयर की तो बनी है वो बात ठीक है, पर साथ ही ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ये कवर्ड रहती है क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये कवर्ड रहती है ग्लाइकोप्रोटीन के कोट से, ग्लाइकोप्रोटीन कोट। अब इस कोट के ऊपर होते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब उन रिसेप्टर्स का क्या काम है, तो रिसेप्टर्स का नाम पहले जान लेते हैं। तो वो रिसेप्टर्स हैं GP1B एंड GP2B, 3A। इसको आप लोग रोमन में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, द थिंग इज सेम, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं GP1B एंड GP2B और 3A। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें होती हैं रेजिडुअल्स ऑफ गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भला प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर में क्या काम। तो गाइस ये दोनों ऐसी साइट्स हैं जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और पैकेजिंग होगी। तो यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है जो कि फर्दर मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है। तो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसमें से कॉक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक्टिन एंड मायोसिन। अब सभी जानते होंगे कि एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम में लेते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसके बाद वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वी नो द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसीलिए जरूरी है ताकि हमारे पास एटीपी और एडीपी का अच्छा प्रोडक्शन होता रहे, ताकि जब भी ये प्लेटलेट्स इंजरी की साइट पर जाएं तो फाइब्रिन आके वहां पर क्लॉट बनाए और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया यहाँ पर फॉर द एटीपी एंड एडीपी। अब जान लेते हैं इसके कुछ और कंपोनेंट्स। हम बात करें साइटोप्लाज्म के ही कुछ और कंपोनेंट्स की, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्थेनिन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि प्लेटलेट्स को हेल्प करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। उसके बाद गाइस हमारे पास आते हैं कुछ फैक्टर्स जैसे कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, then we have PDGF which is platelet derived growth factor, platelet derived growth factor। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैन्यूल्स जिसको मैं आपको डिटेल में अभी बता दूंगी। अभी हमने साइटोप्लाज्म में बात करी थी कि इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के ग्रैन्यूल्स हमें प्लेटलेट्स के अंदर मिलते हैं। The one is alpha granules and the other is dense granules। अभी अल्फा ग्रैन्यूल्स की खास बात ये है कि ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और जो डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं दे आर नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब इनके भी फर्दर इनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लेटलेट्स को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर आता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसकी अभी हमने बात करी थी। फिर आता है हमारे पास फिब्रिनोजन प्रोटीन,
जो कि जाता है प्लेटलेट्स के पास, एक फाइबर लाइक मैश बनाता है और वही मैश प्लेटलेट्स के साथ मिलके साइट ऑफ इंजरी पे ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन का काम करते हैं। फिर वी हैव प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसकी भी अभी हमने बात करी थी, विच इज PAF। तो अब हम बात कर लेते हैं डेंस ग्रैन्यूल्स की, जो कि नॉन प्रोटीनेशियस नेचर है। इसमें आता है हमारे पास ADP, जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर हमें फर्दर ATP का फॉर्मेशन देगा, जिससे एनर्जी मिलेगी और ये जाके वहां पर साइट ऑफ इंजरी पे क्लॉट फॉर्म करेंगे। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव इज कैल्शियम। तो कैल्शियम का काम गाइस हम लोग को पता है कि कॉन्ट्रैक्शन में होता है और साथ ही साथ बाइंडिंग एजेंट की तरह भी ये काम करेगा। सो कैल्शियम वी हैव फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर बाइंडिंग। अब हम लोग ने बात कर ली प्लेटलेट के स्ट्रक्चर की, देख लिए उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो अब जान लेते हैं कि ये प्लेटलेट्स अगर हो गए ऊपर नीचे ब्लड के अंदर तो क्या होगा, उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं। तो अगर ये प्लेटलेट काउंट लो है, यानी लेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, सो द कंडीशन इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर यही प्लेटलेट्स ब्लड में ज्यादा मात्रा में हैं, तो we have a high platelet count in the blood and the condition is known as thrombocytosis. अब भाई कम है प्लेटलेट्स तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को ट्रीट करने के लिए अब करा क्या जाए। अब भाई प्लेटलेट्स का काउंट हो रहा है कम, तो आखिर ये प्लेटलेट्स हैं कहाँ। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि 1/3 ऑफ द जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी स्प्लीन में जाके कहीं छुप जाती हैं। स्प्लीन में छुपने की वजह से ही ब्लड में हमें उनका जो काउंट है वो कम मिल रहा है, क्योंकि तो वो तो वहां पर छुपी हुई है आराम से। अब अगर हम स्प्लीन को कर दे रिमूव, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे स्प्लीनेक्टॉमी। अब स्प्लीनेक्टॉमी करने की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वापस से कहां जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो अब होगा क्या, जब हम दोबारा से प्लेटलेट्स काउंट कराएंगे या प्लेटलेट्स का टेस्ट कराएंगे, तो हमारे ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में हमें वापस से प्लेटलेट का काउंट जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके छुपने की जगह हमने कर दी खत्म, हमने कर दिया स्प्लीन को रिमूव। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यार जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि CSIR नेट के जो क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर रही हूँ उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होगा। बने रहिए मेरे साथ और मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।